नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री ने आज फिर एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है और मौजूदा घटनाक्रम समेत राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली है। पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को 6 इंच व्यास की पाइपलाइन के सफलतापूर्वक मलबे के आर पार किए जाने और इसके माध्यम से भोजन और अन्य जरूरी सामान श्रमिकों तक पहुंचाने के विषय में अवगत कराया। प्रधानमंत्री को पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों से एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरे की मदद से हुई बातचीत और उनकी कुशलता की जानकारी भी दी, जिसके बाद पीएम ने कहा कि सभी श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों का पहली बार सामने आया सीसीटीवी फुटेज। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जारी। सिलक्यारा में सुरंग में फंसे श्रमिकों तक पहुंचा एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरा। बचाव कर्मी वॉकी टॉकी के माध्यम से फंसे हुए श्रमिकों से संपर्क करने की कर रहे हैं कोशिश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुरंग के अंदर की तस्वीरें शेयर की, जिनमें मजदूर सकुशल दिख रहे हैं। उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए मजदूरों तक खाना पहुंचाया जाएगा। इससे पहले बोतलों में पैक करके मजदूरों को खिचड़ी भेजी गई थी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 10 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 12 नवंबर को भूस्खलन के बाद सिलक्यारा सुरंग के कुछ हिस्से ढहने से 41 निर्माण श्रमिक उसमें फंस गए थे। उत्तरकाशी में सुरंग हादसे के बाद बचाव अभियान में मदद के लिए पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि टीम काफी अच्छा कार्य कर रही है। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए काफी तेज प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को लुभाने में नहीं छोड़ रहे कोई कोर कसर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का लगा जमावड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के अंता, कोटा और करौली में करेंगे विजय संकल्प सभा। साथ ही जयपुर में करेंगे रोड शो। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खैरथल, सीकर और झुंझुनू में करेंगे जनसभा। अमित शाह का सवाई माधोपुर में रोड शो करने का है कार्यक्रम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज धोद विधानसभा और फतेहपुर विधानसभा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर बाद नड्डा बीकानेर में करेंगे भव्य रोड शो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राज्य में विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ आज शाहपुरा में करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के राजस्थान घोषणा पत्र में जातीय जनगणना कराने से लेकर 5 साल से 10 लाख नौकरियां देने सहित कई बड़े वादे किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उदयपुर में जनसभा करेंगे। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जैसे पवन खेड़ा, अभय यादव, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह यादव, अलका लांबा आज राजस्थान के प्रमुख शहरों में अलग अलग समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। 199 सीटों के लिए होने वाली वोटिंग के लिए चुनाव आयोग कर रहा है पूरी तैयारी। निर्वाचन आयोग के आदेश पर मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र किशुपुरा नंबर 3 पर पुनर्मतदान जारी। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनावी घोषणा के बाद से अब तक 1760 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है हर संभव प्रयास। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और अपना विवरण सही कराएं। आयोग ने कहा है कि विशेष सारांश पुनरीक्षण SSR 2024 अगले महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज पहाड़पुर गांव में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया।
इसके अलावा राष्ट्रपति ने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन का दौरा करके 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इन रेलगाड़ियों में बादाम पहाड़ टाटानगर मेमू, बादाम पहाड़ राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस शामिल है। भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच आज नई दिल्ली में 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय फ्रेमवर्क वार्ता होगी। इस वार्ता में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इस उद्देश्य के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित किया है। सोमवार को राजस्थान के बीकानेर में एक विशाल रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने रोड शो के मार्ग पर तत्काल सफाई अभियान चलाने का आदेश दिया। पीएम के निर्देश पर ऐसा ही कुछ इंदौर में भी देखा गया, जहां कार्यक्रम के समापन के कुछ घंटों के भीतर ही रोड शो का मार्ग साफ कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पंजाब सरकार ने बताया कि पराली जलाने पर लगभग 1000 एफआईआर दर्ज की गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है। लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हो रही है कई समस्याएं। महाराष्ट्र में प्रदूषण की स्थिति पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर बीएमसी द्वारा उठाए गए कदमों का निरीक्षण किया। मुंबई में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए हवा साफ करने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। मुंबई में सड़कों के साथ साथ फुटपाथ पर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली के शराब घोटाला मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने तिरुचिरापल्ली में 3 आभूषण दुकानों में छापेमारी की। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आज अहमदाबाद के साइंस सिटी में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का उद्घाटन कर रहे हैं। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में विभिन्न हितधारकों को एक ही मंच पर लाने की उम्मीद है। सम्मेलन के दौरान 5000 से अधिक प्रतिभागी शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज नोएडा में सतत भारत 2023 का उद्घाटन करेंगे। यह भारत के टिकाऊ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे युवा इतनी क्षमता रखते हैं कि वह किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की भी यही सोच है कि युवाओं को अवसर दिया जाए। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो समूचे भारत में युवा सिनेमा प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें पोषित करने और उनकी फिल्में प्रदर्शित करने के लिए अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा शुरू की गई एक अनोखी पहल है। अयोध्या में प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले का प्रथम चरण 14 कोसी परिक्रमा कड़े सुरक्षा के बीच जारी है। सरयू स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिरों में किए दर्शन और पूजन। श्रीलंका द्वारा रिहा किए गए तमिलनाडु के 15 मछुआरे आज सुबह चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र के पास मछली पकड़ने के श्रीलंकाई पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। और आइए अब आपको सीधे लिए चल रहे हैं राजस्थान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। बारां झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है।
ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले 1 हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी, और इतने बढ़िया वीडियो क्यों बनाता है। इतने बढ़िया बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं, और हर माँ बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं, बोलते हैं, लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का
सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? तो अभी राजस्थान के अंता से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की जनता से जहां भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर सीधा सीधा हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लाल पन्ने की डायरी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन, ये जो 3 चीजें हैं, इसको कांग्रेस ने बेच डाला है, ना ही कोई विकास किया है और ना ही जनता की चिंता की है। और आइए अब एक्सप्रेस 100 को बढ़ाते हैं आगे और बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा का ईपीओ आज खुला। निवेशक इस इश्यू के शेयरों के लिए 23 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। इस इश्यू का प्राइस बैंड 30 से 32 रुपए प्रति शेयर है। लॉट साइज 460 का है, यानी एक एप्लीकेशन में कम से कम 460 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी और इसके बाद इसके मल्टीपल में बोली लगाई जाएगी। ऊपरी प्राइस बैंड के आधार पर एक रिटेल निवेशक कम से कम 1 लॉट यानी 14,720 रुपए और अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 1,91,360 रुपए की बोली लगा सकता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अस्थायी सदस्य नीलेश शाह ने कहा है कि सोने के आयात की आदत नहीं होती तो भारत 5,000 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को बहुत पहले ही हासिल कर लिया होता। म्यूचुअल फंड उद्योग के दिग्गज नीलेश शाह ने कहा कि पिछले 21 वर्षों में भारतीय लोगों ने अकेले सोने के आयात पर लगभग 500 अरब डॉलर खर्च कर दिए हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने कहा कि गड़बड़ी कर वित्तीय प्रभाव डालने वालों को पकड़ना आसान नहीं होता है। वहीं प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यह उम्मीद करता है कि सेबी किसी भी मामले में कड़ाई से जांच करे। सेबी के आदेश को न्यायाधिकरण में चुनौती दी जा सकती है। शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख ऑनलाइन कंपनी बायजू के पूर्व कर्मचारियों ने कंपनी पर उनके पूर्ण और अंतिम भुगतान की समय सीमा में चूक का आरोप लगाया है। बायजू का कार्यबल सामूहिक तौर पर अक्टूबर 2022 के 50,000 से घटकर 31,000 से 33,000 रुपए के बीच रहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वादा किया कि वह अब करों में जिम्मेदारी से कटौती करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस साल के अंत तक मुद्रास्फीति को आधा करने का उनका लक्ष्य पूरा हो गया है। हालांकि सुनक ने इस सप्ताह पेश होने वाले शरद ऋतु बजट से पहले अपेक्षाओं को संतुलित करने की कोशिश करते हुए आगाह किया कि सरकार एक ही बार में सब कुछ नहीं करेगी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कहा कि उसने पिछले 6 महीनों में अपने पोर्टफोलियो में 1.4 गीगावाट क्षमता की निजी उपयोग वाली परियोजनाएं जोड़ी हैं। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी कंपनी ने एक बयान में कहा कि आंतरिक इस्तेमाल के लिए विकसित यानी कैप्टिव परियोजनाओं के शामिल होने से उसकी कुल नवीकरणीय क्षमता अक्टूबर 2023 तक बढ़कर 7,961 गीगावाट हो गई है। रेलवे पीएसयू कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश और गुजरात के अपने टर्मिनल पर एलएनजी या एलसीएनजी बुनियादी ढांचे की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य डीजल के स्थान पर प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हुए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांति लाना है। आतिथ्य क्षेत्र की वैश्विक कंपनी हिल्टन ने घोषणा कर कहा कि उन्होंने जुबिन सक्सेना को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और भारत का प्रमुख कंट्री हेड नियुक्त किया है। जुबिन सक्सेना इससे पहले रेडिसन होटल के ग्रुप में थे, जहां उन्होंने लगभग 8 साल अपनी सेवाएं दी। वीसीवी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी विनोद अग्रवाल ने कहा कि घरेलू वाणिज्यिक वाहन उद्योग की बिक्री चालू वित्त वर्ष में 2018 से 19 के उच्चतर स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है।
वीसीवी सीईओ का कहना है कि अगले कुछ साल के दौरान वाणिज्यिक वाहन उद्योग की वृद्धि कुल अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ चलेगी। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 माह में हेवी ड्यूटी ट्रक खंड में 15% की वृद्धि हुई है। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने 10 इलेक्ट्रिक ट्रक की तैनाती करने के लिए इनलैंड ईवी ग्रीन सर्विसेज के साथ साझेदारी की है। हिंदुस्तान जिंक का कहा है कि कंपनी का यह कदम कार्बन उत्सर्जन घटाने और यातायात के स्वच्छ माध्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष और मध्य पूर्व के हालात पर ब्रिक्स देशों की आपातकालीन वर्चुअल बैठक आज आयोजित की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बैठक में भाग लेंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समेत आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि गाजा में मौजूद मानवीय संकट पर एक संयुक्त बयान देंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल ब्रिटेन की राजकीय यात्रा पर पहुंचे। आर्थिक संबंधों और सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। दक्षिण कोरिया में ब्रिटिश राजदूत कॉलिन कुक्स ने इस यात्रा को दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षण बताया है। इजरायली सेना ने लेबनान में इमारतों पर किए गए हमलों का वीडियो जारी किया है। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें लड़ाकू जेट, सैन्य टैंक और एक हेलीकॉप्टर शामिल है। इससे पहले हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने के लिए इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया था। इस मिसाइल हमले से लेबनान का एक संयंत्र भी तबाह हो गया था। गाजा में फंसे 26 बोस्नियाई लोग और उनके फिलिस्तीनी रिश्तेदारों का पहला समूह पिछले हफ्ते बोस्नियाई राजधानी साराजेवो पहुंचा। वहीं बोस्निया एवं हर्जेगोविना के विदेश मंत्री एल्मेडिन कोनाकोविच ने बताया कि गाजा से निकाले गए 11 लोगों का एक और समूह यहां आने वाला है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन की यात्रा के दौरान उसे $10 करोड़ की नई सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन की दीर्घकालिक अमेरिकी सहायता का भी आश्वासन दिया है। फरवरी 2022 में रूसी सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से अमेरिका यूक्रेन को अब तक $44 अरब से अधिक की सुरक्षा सहायता दे चुका है। पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को 30 नवंबर तक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बयान दर्ज करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने कहा कि इस साल 9 मई को सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हुए अभूतपूर्व हमलों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और उन पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने विश्वास जताया कि उनकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अगला आम चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा 23 नवंबर को शुरू हो रही है। सीरीज में कप्तानी का भार सूर्यकुमार यादव के कंधों पर ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया उप कप्तान। आईसीसी विश्व कप के फाइनल में भले ही भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली हो, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन टीम ने पूरे विश्व कप में दिखाया, उसकी प्रशंसा हर ओर हो रही है। फाइनल मैच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। पीएम मोदी रोहित शर्मा और विराट कोहली के कंधे को थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। श्रेयस अय्यर रायपुर और बेंगलुरु में आखिरी 2 T20 मुकाबले उप कप्तान के रूप में टीम में शामिल होंगे। शिवम दुबे और आवेश खान की को भारतीय टीम में वापसी। आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषित की। इस टीम में विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत, सेमीफाइनलिस्ट न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाड़ी शामिल हैं। इस टीम में सबसे ज्यादा 6 खिलाड़ी भारत के हैं। भारत के रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है। वहीं विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ दिसंबर में होने वाली वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम में विकेट कीपर शेन टॉरिच की वापसी हुई। भारतीय फुटबॉल टीम 2026 फीफा विश्व कप क्वालीफायर के दूसरे दौर के मुकाबले में आज कतर के खिलाफ मैदान में उतरेगी, जहां उसे ग्रुप ए में सबसे कठिन चुनौती का सामना करना होगा।
क्वालिफायर के पहले मैच में कुवैत को 1-0 से हराने के बाद भारतीय टीम का हौसला बढ़ा हुआ है। भारतीय घरेलू मैदान पर कतर को कड़ी टक्कर देने की उम्मीद करेगा। इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम ने यह कामयाबी यूक्रेन के साथ गोल रहित ड्रॉ मुकाबला खेलकर हासिल की। यूक्रेन के लिए अभी भी क्वालिफाई करने का रास्ता प्लेऑफ के जरिए खुला हुआ है। प्लेऑफ मुकाबलों का ड्रॉ 23 नवंबर को सामने आएगा। उत्तरी आयरलैंड ने यूरो 2024 क्वालिफायर में अपने निराशाजनक अभियान को जीत के साथ किया खत्म। टीम ने डेनमार्क को 2-0 से हराया। मोल्दोवा के खिलाफ 3-0 की जीत के बल पर यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली चेक गणराज्य फुटबॉल टीम के कोच जेरोस्लाव सिल्हेवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सिल्हेवी ने साल 2018 में चेक गणराज्य फुटबॉल टीम में कोच का पद संभाला था और टीम को यूरो 2020 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया था। बार्सिलोना के स्टार फुटबॉलर गावी जॉर्जियो के खिलाफ यूरो 2024 क्वालिफायर खेलते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। गावी के दाएं घुटने में चोट आई है। बार्सिलोना क्लब के मुताबिक गावी को अब सर्जरी के दौर से गुजरना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना के विजयी अभियान के दौरान लियोनेल की पहनी हुई 6 जर्सी को नीलाम किया जाएगा। नीलामी में $1 करोड़ लगभग 83 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने की आशा। रिकॉर्ड 7वीं बार एटीपी फाइनल्स का खिताब जीतने वाले दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सोमवार को मालागा पहुंचे, जहां वह डेविस कप के मुकाबले में सर्बिया टीम के साथ होंगे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व रग्बी स्टार हैंस स्टारडोम की 58 साल की उम्र में कार दुर्घटना में हुई मृत्यु। 1995 में रग्बी विश्व कप में मिली जीत में निभाई थी अहम भूमिका। आज महान वैज्ञानिक और भारत रत्न सर सीवी रमन की पुण्यतिथि है। 1954 में सीवी रमन को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया था। अपनी अपकमिंग फिल्म ए मेरे वतन के लिए सारा अली खान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 पहुंची, जहां उन्होंने फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया है। फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है। टाइगर 3 को रिलीज हुए अभी 9 दिन ही हुए हैं, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 44.50 करोड़ के से सीधे 10.50 करोड़ के नेट बिजनेस में पहुंच गई है। कांतारा के फैंस लंबे वक्त से प्रीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कांतारा 2 की शूटिंग शुरू होने को लेकर अपडेट सामने आई है। फिल्म के लीड एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने कांतारा 2 के लिए एक बड़ा और भव्य सेट तैयार किया है। रणबीर कपूर स्टारर एनिमल का ट्रेलर 23 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने जानकारी साझा करते हुए एक तस्वीर साझा की है। फिल्म में रणबीर के साथ रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। कोलंबियन पॉप सिंगर शकीरा पर लगे टैक्स धोखाधड़ी मामले में वे अब सेटलमेंट के लिए राजी हो गई हैं। वहीं अब शकीरा को स्पेन की सरकार को करोड़ों रुपए की मोटी रकम चुकानी होगी, जिससे अब तक वो बचती आई थी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ है मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई